चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, ठीक है। इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस, जो 2-3 या 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगी। इससे ज्यादा लेक्चर उसमें नहीं लगेंगे। उसके बाद हम इकोलॉजी शुरू कर देंगे, जिसमें मात्र 3 चैप्टर हैं। जुलाई आने से पहले पहले ही आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और मोस्ट प्रोबेबली 5th ऑफ जुलाई तक मैं पूरा सिलेबस आपका खत्म कर दूंगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। बायोटेक्नोलॉजी, ओके। बायोटेक्नोलॉजी में मैंने टॉपिक इसलिए ये दिया क्योंकि मैं छोटी छोटी सी डेफिनेशंस आपको आज बताने वाली हूँ, ताकि ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कवर हो जाए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बायोटेक्नोलॉजी में आपको एक चीज आती है, एक वर्ड आता है स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है। स्पूलिंग ये कभी कभी आपसे शॉर्ट आंसर में पूछ लेता है, व्हाट इज स्पूलिंग। तो समझो जरा, जब भी किसी फॉरेन डीएनए को हम निकालते हैं तो किसी होस्ट से किसी ऑर्गेनिज्म से निकालेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म से हम डीएनए निकालते हैं तो डायरेक्टली डीएनए तो नहीं निकल जाता ना, उसको बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती होगी निकालने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में किसी सेल को लेते हैं और उसमें बहुत सारे एंजाइम डालते हैं, उसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटीन्स वगैरह को तोड़ने के लिए। सेल मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए हम डालते हैं लाइपेज और प्रोटीएज डालते हैं, और सेल वॉल को तोड़ने के लिए सेल्यूलेज डालते हैं। डिपेंड्स ऑन किसकी सेल वॉल है वो, ठीक है। लास्ट में जब सब कुछ टूट फूट जाता है, फिर क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं चिल्ड इथेनॉल। क्या डालते हैं? चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड मतलब ठंडा, इथेनॉल मतलब होता है अल्कोहल एक तरह की, ठीक है। चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो डीएनए है, इसमें का डीएनए पार्ट है, वो क्या आ जाएगा, एकदम ऊपर की तरफ आ जाता है। यहाँ पे डीएनए एकदम ऊपर आ जाता है। ये क्या है? डीएनए। और इसी को हम बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं हमारा डिजायर डीएनए है। बाहर निकालने के लिए ना हम क्या करते हैं, एक ग्लास रॉड डालते हैं और उसको ऐसे ऐसे लपेट के बाहर ऐसे निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग। ग्लास रॉड डाल करके डीएनए के फ्रैगमेंट्स को बाहर निकाल लेना ही स्पूलिंग कहलाता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। ये आपका क्या है, ग्लास रॉड आप डाल के निकालोगे, ग्लास रॉड डालोगे और उससे क्या करोगे, डीएनए को बाहर निकालोगे। तो मैं स्पूलिंग की डेफिनेशन आपको लिखवा देती हूँ एक बार। In the process of isolation of DNA, ये इन है ना, in the process of isolation of DNA at last step we add chilled ethanol। हम लास्ट में क्या ऐड करते हैं, चिल्ड इथेनॉल ऐड करते हैं। चिल्ड इथेनॉल ऐड करने के बाद क्या होगा, डीएनए ऊपर की तरफ आ जाएगा, प्रिसिपिटेट इसे आप कह दोगे। ड्यू टू विच डीएनए प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रिसिपिटेट आउट। नाउ अब देखते हैं स्पूलिंग एग्जैक्टली। जब भी आपको स्पूलिंग लिखनी है तो ये पूरी बात आपको लिखनी पड़ेगी, तभी आपकी बात आप समझा पाओगे एग्जामिनर को, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मतलब बाहर निकालना, एक्सट्रैक्टिंग प्रेसिपिटेटेड डीएनए फ्रॉम with the help of a glass rod, with the help of a glass rod, with the help of a glass rod is called spooling, बेटा स्पूलिंग तो इतना ही है कि प्रेसिपिटेटेड डीएनए जो है उसको ग्लास रॉड से ऐसे मोड़ मोड़ के निकाल लेना, इसी को स्पूलिंग कहते हैं। लेकिन स्पूलिंग आपको समझाने के लिए इतनी प्रोसेस तो पहले लिखनी पड़ेगी कि आइसोलेशन की प्रोसेस में चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, डीएनए ऊपर आता है, फिर उसको स्पूलिंग की प्रोसेस से निकालते हैं, ठीक है। तो स्पूलिंग इज नथिंग बट टेकिंग आउट द डीएनए फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, okay, precipitated DNA from the test tube and taking it out is the process of your spooling। मैंने definition लिख दिया, आप छाप सकते हो, okay।
मूविंग अहेड, इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अब टॉपिक देखते हैं। स्पोलिंग आपका खत्म हो गया। ऐसे ही एक टॉपिक है सेलेक्टेबल मार्कर, उसे हमें समझना है। और जीन गन और आपका माइक्रो इंजेक्शन, इसे हमें समझना है। इसके बाद ये चैप्टर आपका ओवर है। ठीक है, तो चलो मैं इस चीज को मिटा देती हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकेंड टॉपिक जो हमें पढ़ना है, वो है आपका, ठीक है, वो है आपका अभी अभी मैंने क्या बोला था सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, इसको लिखो। दीज आर, पहले मैं डेफिनेशन बता दे रही हूँ फिर समझाती हूँ। दीज आर प्रेजेंट ऑन plasmid vector. They help in separating transformed host from non-transformed one, from non-transformed। ठीक है, ट्रांसफॉर्म वाले को, जो ट्रांसफॉर्म नहीं है उससे अलग करने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो एग्जाम्पल है आपका एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ना। जस्ट अ मिनट, मैं कितनी गलत स्पेलिंग लिखती हूँ आजकल। एम्पीसिलिन, मेरा चश्मा टूट गया बेटा, साफ साफ दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ओके, नेक्स्ट है केनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन, केनामाइसिन। ये सारे क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, रेजिस्टेंट जीन। फिर आप कह सकते हो जितनी भी एंटीबायोटिक का नाम आपको याद है एक किनारे से लिख डालो। ये आप लिख सकते हो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इतना आप लिख लो, फिर मैं समझाती हूँ कि एक्चुअल में सेलेक्टेबल मार्कर क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये भी समझेंगे थोड़ा सा। ओके, चलो इतना आप लिख लो, फिर उसके बाद मैं इसे इरेज करती हूँ और आगे की प्रोसेस बताती हूँ, ये कैसे होता है ये बताती हूँ। लिख लिया, तो चलो इरेज करती हूँ मैं इसे। देखो, अब मैंने कहा था एक आपका वेक्टर का नाम मैंने बताया था जो कि है PBr322। ये क्या है, एक प्लाज्मिड वेक्टर है जिसे हमने बनाया है PBr322। ठीक है, इस प्लाज्मिड वेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे और यहाँ पे दो जीन लगे होते हैं जो कि आपके रेजिस्टेंट जीन होते हैं। यानी कि अगर ये किसी बैक्टीरिया के अंदर चला गया तो वो एम्पीसिलिन और आपके टेट्रासाइक्लिन से नहीं मरेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ये दो रेजिस्टेंस जीन उसके पास प्रेजेंट है। और अगर ये किसी बैक्टीरिया में जाता है, किस में जाएगा, बैक्टीरिया में, तो किसी बैक्टीरिया पे अगर हम एम्पीसिलिन नाम की एंटीबायोटिक डालेंगे या टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तभी ये जिंदा रहेगा, ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यही आपके क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर है। यही क्या है, इसी को हम सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। क्यों कहते हैं समझना, थोड़ा सा और पेशेंस रखो। सुनो, अगर ये किसी बैक्टीरिया के अंदर एज इट इज हम डाल दें तब तो बैक्टीरिया ना एम्पीसिलिन से मरेगा ना टेट्रासाइक्लिन से मरेगा। लेकिन अगर हम इस प्लाज्मिड पे क्या कर दें, कोई फॉरेन डीएनए अटैच कर दें, फॉरेन डीएनए ला करके क्या कर दें, जोड़ दें, फॉरेन डीएनए ला करके क्या कर दें, जोड़ दें। कैसे जोड़े, देखो, ऐसे जोड़े कि मान लो एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में क्या हो जाए, कोई एक हमारा काट के वहां पे हम फॉरेन डीएनए जोड़ दें। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फॉरेन डीएनए जोड़ दिया। ठीक है, बाहर का डीएनए है ये। तो इससे क्या हुआ, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया ना इसका। अब तो एम्पीसिलिन यहाँ पे है नहीं, सिर्फ क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। यानी अगर इसे किसी बैक्टीरिया में डाला जाएगा, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन में तो ग्रो कर जाएगा, लेकिन जैसे ही हम एम्पीसिलिन डालेंगे वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या कर दिया, हमने दो बैक्टीरिया लिया, एक में क्या है, एक में हमने नॉर्मल आपका वेक्टर डाला है, दूसरे में क्या डाला है, मॉडिफाइड, यानी कि उसमें जिसमें डीएनए ऐड है, डिजायर्ड जीन ऐड है। इसको डालने से क्या हुआ, ये बैक्टीरिया
एम्पिसिलिन वाले एंटीबायोटिक में मर जाएगा और टेट्रासाइक्लिन में जिंदा रहेगा। तो हम पहचान लेंगे कि यही वाला वो बैक्टीरिया था जिसमें हमने क्या किया है, जिसमें हमने रिकॉम्बिनेशन करवाया है। इस तरह से पहचानने में मदद करता है। तो देखो, सेलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ही है। एम्पिसिलिन ये पहचानने में मदद कर दे रहा है कि कौन से बैक्टीरिया में डिजायर्ड जीन गया है, कौन से में नहीं गया है। इसी को कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। अगर ये नहीं होता तो आप कैसे पहचानते भाई कि किसमें आपका ट्रांसफॉर्म वाला गया है, किसमें नहीं गया है, सॉरी किसमें रिकॉम्बिनेंट वाला गया है, किसमें नहीं गया है। पहचानने में बहुत दिक्कत होती, राइट। इसीलिए ये क्या करते हैं, हम सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं। बेटा क्या है ना, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, मैं बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा हमेशा सजेशन रहेगा, मैंने जो इसमें कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है आप उसको जाके देखो। 14 लेक्चर है नियरली, आप उसको देख लोगे तो गारंटी है आपको बायोटेक्नोलॉजी में कोई कहीं भी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो अभी के लिए इग्नोर करो या फिर वो कंप्लीट प्लेलिस्ट देखो। पर सेलेक्टेबल मार्कर की डेफिनेशन आप याद रखना और एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, ये डिफाइन करने आपको नहीं बोलेगा, लेकिन आपसे डेफिनेशन और एग्जाम्पल जरूर पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जो मैं कह रही थी। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, देखो ये क्या है। यहाँ पे हमने क्या किया कि फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। इसी को हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। दैट मीन्स फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने की वजह से कोई एक जीन हमारा इनएक्टिव हो गया। यही प्रोसेस है आपकी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग फॉरेन डीएनए and as a result of that, if any gene stops working, that is known as insertional inactivation. Okay, इस तरह से आप समझा सकते हो। खैर ये सब बहुत ब्रॉड टर्म है, अभी के लिए आप सेलेक्टेबल मार्कर याद रखो, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन याद हो सकता है तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका जीन गेन एंड बायोलिस्टिक्स। उसके बाद ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश है। आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हुई होगी, पर कोई बात नहीं बेटा, है ना। बाकी सारा तैयार करो और टाइम मिल पाए तो इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट हम देखते हैं बायोलिस्टिक एंड जीन, बायोलिस्टिक्स, इसी का दूसरा नाम होता है जीन गन, जीन गन। और एक चीज हमें देखना है, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। समझना इन दो चीजों को जरा। हमें करना क्या है, शुरू से मैं बताते आ रही हूँ, किसी से हमें डीएनए निकाल के किसी होस्ट के अंदर डालना है। तो होस्ट के अंदर डालना है तो वेक्टर के थ्रू डालना है। वेक्टर भी क्या डायरेक्ट चला जाएगा, नहीं, आपको कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी। आपको वेक्टर सिरिंज में भर के किसी सेल के अंदर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो उसको आप कहोगे माइक्रो इंजेक्शन। ऐसा आप किस में कर सकते हो, एनिमल सेल्स में कर सकते हो, एनिमल सेल्स। क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। अगर सेल वॉल होगा तो सेल वॉल बहुत टफ होती है, उसमें जब आप इंजेक्शन लगाओगे तो नहीं लगेगा। सिर्फ एनिमल सेल में ही आप कर सकते हो, क्योंकि एनिमल सेल में इंजेक्ट करना आसान है, इंजेक्शन लगाना आसान है। ठीक है, आप अगर अपने स्किन पे इंजेक्शन लगाना चाहो आसानी से लगा सकते हो, प्लांट को इंजेक्शन लगा के दिखाओ जरा, नहीं लगा सकते, क्योंकि प्लांट क्या होता है, टफ होते हैं, उस पे सेल वॉल होती है उसकी सेल्स पे। ठीक है, तो इसीलिए प्लांट के सेल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जीन गन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल्स लेते हैं, किसके, गोल्ड और टंगस्टन के, गोल्ड एंड टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन के छोटे छोटे से पार्टिकल लेते हैं, इसके ऊपर क्या कर देते हैं, हम अपना जो प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, उसको हम लपेट देते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, या उसको आप डीएनए कह सकते हो, उसको क्या कर देंगे, लपेट देंगे। और एक छोटी सी गन होती है, उससे क्या करेंगे, शूट कर देंगे सेल के अंदर। शूट करने पे क्या होगा, टंगस्टन और गोल्ड के साथ साथ हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ चल जाएगा, होस्ट में। तो होस्ट में ये डालने की प्रोसेस है, और जब ये होस्ट में चला जाता है तब हम उस होस्ट को क्या कह देते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। ठीक है, जब ये लोग चले जाएंगे होस्ट में तो हम उसे कह देंगे ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, है ना। इतनी सिंपल सी प्रोसेस थी, आपको बस इतना याद रखो। जीन गन का दूसरा नाम होता है बायोलिस्टिक, और इसमें करते क्या है, वी रैप
recombinant DNA over small particles of gold and tungsten and then we bombard it or shoot it in the cell. Okay? यही आपकी क्या है, जीन गन या बायोलिस्टिक्स की प्रोसेस है. माइक्रो इंजेक्शन में सीधा सीधा क्या लेंगे आप, रिकॉम्बिनेंट डीएनए लोगे और इंजेक्शन लगा दोगे सेल में. ठीक है, इतनी प्रोसेस है आपकी बायोटेक्नोलॉजी में. आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी. अगर दिक्कत हो रही है बेटा तो सजेशन यही है कि आप पूरी प्लेलिस्ट देखो बायोटेक्नोलॉजी की. और किसी चैप्टर की मैंने नहीं कही, पर इसकी मैं कहती हूँ क्योंकि इसकी जरूरी है पूरा समझने के लिए. ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है. ओके, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो अपनी.